बच्चों, आज अनुवाद के नियम थोड़े से समझाते हैं तुम लोगों को, उसके बाद अनुवाद भेजेंगे और करने की प्रैक्टिस करना। तो किसी अनुवाद होता क्या है, किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा को इंग्लिश भाषा में, संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में। इस तरह से अगर हम किसी भी भाषा को हम जब दूसरी भाषा में बदलते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा की बदलने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया और कर्ता के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, यानी कर्ता होना चाहिए जो काम कर रहा है और क्रिया होनी चाहिए वो क्या काम कर रहा है। खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, कुछ तो क्रिया कर रहा है ना, तो उसको हम क्रिया कहते हैं। तो हिंदी में संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए हमें उस वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता कर्म, कर्म क्या होता है वो किसके लिए कर रहा है, और क्रिया को पहचानना होगा। हमको क्या पहचानना है, कर्ता कर्म और क्रिया को हमें पहचानना है। संस्कृत में अनुवाद के लिए व्याकरणिक कुछ बिंदु होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। ये नियम है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, तुम लोगों ने धातु रूप पढ़ा, उसमें क्या था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, क्लियर है ना। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, वो चाहे धातु रूप के हो या शब्द रूप के हो। एक वचन जो सिंगुलर कहलाता है, द्विवचन जहाँ 2 लोगों की बात होती है, जहाँ बहुवचन जहाँ बहुत से लोगों की बात होती है। ये तुम्हारे शब्द रूप में भी वचन तुमको दिखता है और धातु रूप में भी दिखता है, नहीं दिखता है। अब आती है लिंग। लिंग भी 3 होती हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जहाँ मेल की बात होती है, जहाँ पुरुष की बात होती है वहाँ पुल्लिंग होता है, ये तुम लोग को क्लियर है। जहाँ स्त्री की बात होती है वहाँ स्त्रीलिंग होता है, और नपुंसकलिंग जैसे नॉन लिविंग थिंग। अब नियम 1 आता है, कर्ता के अनुसार क्रिया वचन पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन एवं पुरुष होता है। कर्ता के लिंग की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के द्वारा समझो, अजय हंसता है, अजय पुल्लिंग है, ठीक। अगर हम यही कहेंगे रमा पढ़ती है, रमा स्त्रीलिंग है, लेकिन हंसता है में हसती और पढ़ता में पठती, पठती यही लगेगा। ये जो है धातु रूप के अनुसार चलता है और ये शब्द रूप के अनुसार क्रिया चलती है। देखो इसमें लिखा है अजय हंसता है, अजय हंसती, क्योंकि अजय करता है, प्रथम पुरुष एक वचन है, वर्तमान काल का भी ज्ञान करा रहा है। लट लकार की क्रिया में भी है, हमारी वर्तमान काल लट लकार की क्रिया है, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में हंसती क्रिया आती है। ठीक है, इसी प्रकार रमा पढ़ती है और अनुवाद में क्या होगा, रमा पठती। इसमें कर्ता के लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये नियम नंबर 1 है। थोड़े से समझाते हैं तुम लोगों को, उसके बाद अनुवाद भेजेंगे और करने की प्रैक्टिस करना। तो किसी अनुवाद होता क्या है, किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा को इंग्लिश भाषा में, संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में। इस तरह से अगर हम किसी भी भाषा को हम जब दूसरी भाषा में बदलते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा की बदलने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया और कर्ता के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, यानी कर्ता होना चाहिए जो काम कर रहा है और क्रिया होनी चाहिए वो क्या काम कर रहा है। खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, कुछ तो क्रिया कर रहा है ना, तो उसको हम क्रिया कहते हैं। तो हिंदी में संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए हमें उस वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता कर्म, कर्म क्या होता है वो किसके लिए कर रहा है, और क्रिया को पहचानना होगा। हमको क्या पहचानना है, कर्ता कर्म और क्रिया को हमें पहचानना है। संस्कृत में अनुवाद के लिए व्याकरणिक कुछ बिंदु होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। ये नियम है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, तुम लोगों ने धातु रूप पढ़ा, उसमें क्या था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, क्लियर है ना। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, वो चाहे धातु रूप के हो या शब्द रूप के हो। एक वचन जो सिंगुलर कहलाता है, द्विवचन जहाँ 2 लोगों की बात होती है, जहाँ बहुवचन जहाँ बहुत से लोगों की बात होती है। ये तुम्हारे शब्द रूप में भी वचन तुमको दिखता है और धातु रूप में भी दिखता है, नहीं दिखता है। अब आती है लिंग। लिंग भी 3 होती हैं, स्त्रीलिंग,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जहाँ मेल की बात होती है, जहाँ पुरुष की बात होती है वहाँ पुल्लिंग होता है, ये तुम लोग को क्लियर है। जहाँ स्त्री की बात होती है वहाँ स्त्रीलिंग होता है। और नपुंसकलिंग जैसे नॉन लिविंग थिंग। अब नियम 1 आता है, कर्ता के अनुसार क्रिया वचन पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन एवं पुरुष होता है। कर्ता के लिंग की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के द्वारा समझो, अजय हंसता है, अजय पुल्लिंग है, ठीक। अगर हम यही कहेंगे रमा पढ़ती है, रमा स्त्रीलिंग है, लेकिन हंसता है में हसती और पढ़ता में पठती, पठती यही लगेगा। ये जो है धातु रूप के अनुसार चलता है और ये शब्द रूप के अनुसार क्रिया चलती है। देखो इसमें लिखा है अजय हंसता है, अजय हंसती, क्योंकि अजय करता है प्रथम पुरुष एक वचन है, वर्तमान काल का भी ज्ञान करा रहा है। लट लकार की क्रिया में भी है, हमारी वर्तमान काल लट लकार की क्रिया है, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में हंसती क्रिया आती है, ठीक है। इसी प्रकार रमा पढ़ती है और अनुवाद में क्या होगा, रमा पठती। इसमें कर्ता के लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 2, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, 9th में सब पढ़ रखा है तुम लोगों ने, तो पढ़ा है ना। तो कर्ता प्रथम विभक्ति होती है और कर्म द्वितीय होती है। संस्कृत भाषा में समय के बोध के लिए 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। 5 लकारें तुम लोगों ने अभी रूप याद करे थे तो देखा था, लट लकार, लोट लकार, लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, ये 5 लकारें होती हैं। इसमें इसी के अनुसार ही पूरे अनुवाद हमारे चलते हैं। अब लट लकार की हम पहचानेंगे कैसे कि ये लट लकार है, वर्तमान काल है। इसकी पहचान में है कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है आदि लगे होते हैं तो वहाँ पर लट लकार का प्रयोग होता है, यानी वर्तमान काल होता है कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में बात हो रही है। जैसे सुरेश खेलता है, सुरेशः खेलति, वह जाता है, सः गच्छति। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी तुम्हारा धातु रूप का एक वचन लगेगा, ये प्रथम पुरुष लगेगा, और यहाँ पर भी शब्द रूप में एक वचन और प्रथमा विभक्ति लगेगी, ठीक है ना। अब आता है लट लकार यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। जब किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि का प्रयोग होता है, जैसे वो जाएगा, वो खाएगा, वो पढ़ेगा, वो नाचेगा, इस तरह से गागी का प्रयोग होता है, वहाँ पर लट लकार का प्रयोग होता है। इसके रूप कैसे चलते हैं, सियति, सियता, सियंती, यानी इस तरह से भी चलते हैं। और इस सब ऐसे भी चलते हैं, ईष्यति, ईशिता, ईष्यंती। इसमें छोटी ई इसकी मात्रा उस शब्द में लग जाती है। जब रूप पढ़ोगे तो तुम लोग देखना, हमने रूप पढ़ाए हैं, उसमें तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे रमेश जाएगा, रमेशः एक वचन है, रमेशः गमिष्यति, लट लकार का एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथम पुरुष, तो गमिष्यति, ईष्यति लगा। जाएगा का संस्कृत क्या होती है, गच्छ, गच्छ के रूप चलते हैं, लेकिन इसके जो भविष्य काल के रूप चलते हैं वो गम से चलते हैं, तो गमिष्यति। सीता पढ़ेगी, सीता पठिष्यति, पढ़ने के रूप चलते हैं ना पठ से, तो पठिष्यति। अब आता है लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है, आज्ञा, आदेश देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान कैसे होती है, जब हम किसी वाक्य के अंत में अनुमति, आज्ञा या प्रार्थना की इच्छा व्यक्त करते हैं, हम अनुमति देते हैं, अनुमति लेते हैं, आज्ञा है, प्रार्थना है, इच्छा है, इस तरह के भाव जब प्रकट होते हैं वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे मैं घर जाऊँ, अब मैं पूछ रहा हूँ, मैं घर जाऊँ, अहं गृहं गच्छामि। अब ये जो है, मैं क्या घर चला जाऊँ, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पठ। यहाँ पर लोट लकार के सारे रूप चलेंगे। और जिस तरह से तुम लोगों ने ये देखा है, जैसे इधर भी देखो लोट लकार है, लेकिन है ये जैसे करोति कुर्तः कुरंती कुर कुर्तम कुरत, तो ये लोट लकार के रूप हैं। इसमें तुम लोग को ये देखना होता है कि ये प्रथम, ये शब्द कहाँ से आ रहा है, ये प्रथम पुरुष,
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये कहाँ पर है? तो प्रथम पुरुष का ये कुरतु आएगा, या यहाँ पर तुम आया है तो कुरु आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो तुम पठ, वह जाए वो चला जाए, सह गच्छतु। ठीक है, जैसे यहाँ आया है कुरतु, वैसे ही यहाँ आया है गच्छतु। समझ में आ रहा है ना? अब आता है लंग लकार भूतकाल, पास्ट टेंस। इसमें क्या है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, ठीक है, गया, गई, गए, इस तरह की बात आती है, यानी हम पास्ट टेंस की बीत गए वाले समय की बात कर रहे हैं कि हाँ वो समय बीत चुका है, तब वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग होता है, यानी भूतकाल का प्रयोग होता है। जैसे अजय घर गया, वो जा चुका है ना? तो अजय अग्रहाम अगच्छत। और तुमको पता है कि लंग लकार के रूप में आ लगता है पहले। ये देखो जैसे इसमें लगा है, इसमें आ देखो सब में लगा है ना, ये लंग लकार भूतकाल के रूप में हमेशा आ लगता है। तो गया का होता है गच्छ, अगच्छत। राम राजा थे, रामः राजा आसीत, थे की संस्कृत होती है आसीत। वे सब स्कूल गए, वे सब की संस्कृत है ते, विद्यालयम अगच्छन। समझ में आ रहा है? अब एक आता है विधिलिंग। विधिलिंग तुम लोगों के इसमें बुक में नहीं है। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, यानी हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा है। तो जहाँ चाहिए का जैसा शब्द होता है, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है।